हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अमीर गरीब बहू के पहले बच्चे पर मायके से आया गिफ्ट। शोभा अपनी दोनों बेटों की शादी एक साथ धूमधाम से करती है। शोभा की दोनों बहुएं सुंदर, सुशील और गुणी थी, लेकिन उनमें केवल एक ही फर्क था। शोभा की एक बहू शिल्पा एक अमीर घर की बेटी थी और दूसरी बहू राधा एक गरीब घर की बेटी थी। शादी के दूसरे दिन शिल्पा तैयार होकर एक बहुत महंगी और सुंदर साड़ी पहनकर गहनों से लदी हुई आई। शिल्पा की ननद निमी उसे देखकर बोली, अरे वाह भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है और इसका ये कट वर्क, ये तो अपने आप में ही बहुत अनोखा है। और ये आपकी ज्वेलरी कितने मैचिंग है। हाँ निमी, मेरे मम्मी पापा ने किसी भी चीज की कमी नहीं की है। हर चीज मैचिंग और परफेक्ट दिलाई है मुझे। वो सब तो ठीक है, लेकिन राधा कहाँ रह गई? अभी तक बाहर नहीं आई है। शोभा ये बात बोल ही रही थी कि तभी राधा भी तैयार होकर साधारण सिंपल सी साड़ी पहने हुए बहुत साधारण वेशभूषा में सबके सामने आई। ये देखकर निमी बोली, ये क्या भाभी, आप इतनी सिंपल साड़ी क्यों पहनकर आई हो? अरे भाभी को देखो, वो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ जेठानी जी, आज शादी के बाद हमारे ससुराल में हमारा पहला दिन है। सभी पड़ोसी और रिश्तेदार आएंगे। अगर आपको इस तरह की साड़ी में देखेंगे तो वो ना जाने क्या ही बातें करेंगे। आप क्या चाहती हैं, हमारे घर की इज्जत यूं मिट्टी में मिल जाए? नहीं शिल्पा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास बस यही साड़ी है। और वैसे भी लोग अगर कपड़ों से किसी को जज करने लगे तो वो उनका फॉल्ट है, ना कि हमारा। इंसान को कपड़ों से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से जज करना चाहिए। अरे राधा बहू, कोई बात नहीं, तू अपनी साधारण साड़ी में भी बहुत सुंदर लग रही है। और तुम लोग एक दूसरे की साड़ियों को देखते रहोगे या खाना बनाने की तैयारी भी करोगे? देखो शिल्पा बहू, राधा बहू, हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार आते ही होंगे। तुम दोनों किचन में जाओ और खाना बना लो। माँ जी, अगर मैं किचन का काम करूंगी तो मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, ऊपर ऊपर का काम देख लेती हूँ और जेठानी जी है ना, वो खाना बना लेंगी। क्यों दीदी, आप खाना बना लेंगी ना? खाने का काम आप संभाल लोगी ना? ठीक है शिल्पा, हम ऐसा ही कर लेते हैं। तुम ऊपर का काम संभालो और किचन का काम मैं संभाल लेती हूँ। अब दोनों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती हैं। एक तरफ शिल्पा बाकी का काम संभालती है, वहीं राधा किचन में खाना बनाती है। कुछ ही देर में उनके पड़ोसी और रिश्तेदार भी आ जाते हैं। वो अपने सभी पड़ोसियों और रिश्तेदार को खाना खिलाती है। अरे वाह, खाना तो सचमुच लाजवाब बनाया है। मानना पड़ेगा शोभा, तू अपने लिए बहू बहुत अच्छी चुनकर लाई है। सही कहा तुमने बहन, खाना तो बहुत अच्छा है। घर की साफ सफाई देखो, सच में वो भी कितनी अच्छी है। शोभा तो अपने लिए बहुए नहीं, हीरा लेकर आई है। वो तो होगा ना आंटी जी, आखिर घर की सफाई मैंने जो की है, साथ ही मैंने अपनी जेठानी के साथ खाना बनाने में भी थोड़ी बहुत मदद की है। अब जब देवरानी जेठानी साथ में खाना बनाएंगी तो खाना तो अच्छा ही बनेगा ना। शिल्पा सबके सामने भी राधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन राधा चुप रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राधा ने अपनी सास को बताया, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोचा सबसे पहले ये खबर आपको दे दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब बस शिल्पा भी खुशखबरी सुना दे तो मेरे दिल को सुकून आए। तभी वहाँ शिल्पा आ जाती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, सिर्फ जेठानी जी ही नहीं, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो थोड़ा प्यार आप मुझ पर भी लुटाइए। क्यों नहीं, मेरा प्यार तुम दोनों के लिए ही बराबर है। शिल्पा और राधा की सास उनके मायके में उनके प्रेग्नेंट होने की खबर दे देती है। शाम को राधा की माँ उसके लिए कुछ फल और मिठाई लेकर उसके घर आती है और अपनी समधन को सारी चीजें देते हुए कहती है, समधन जी, आपके यहाँ दो खुशखबरियाँ एक साथ आई है। मेरी तरफ से कुछ फल और मिठाइयाँ रख लीजिए। तभी शिल्पा की माँ भी वहाँ आ जाती है। उसके हाथ में ढेर सारे गिफ्ट थे और पीछे एक आदमी था जिसके हाथ में फल के बड़े बड़े टोकरे थे। शिल्पा की माँ कहती है, लाओ लाओ यहाँ रख दो। समधन जी, ये सब कुछ आपके और आपके परिवार के लिए लाई हूँ। आखिर शिल्पा एक अमीर घर की बेटी है, उसके माँ बाप के पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। बिल्कुल सही कहा आपने माँ। मैंने तो निम्मी दीदी को पहले ही कह दिया था कि मेरी माँ बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगी मेरे लिए। राधा और उसकी माँ जानते थे
कि शिल्पा लगातार उन्हें ताने मार रही थी, लेकिन वो चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते। समय बीतता है और अब दोनों बहुओं का चौथा महीना लग जाता है। राधा की माँ उसके लिए घी लेकर आती है और उसे राधा को देते हुए कहती है, बेटा राधा, ये घर का निकला हुआ देसी घी है, बड़ा ही अच्छा होता है, तुम भी खाना और अपनी देवरानी को भी देना। बेटा आप तो ड्राई फ्रूट खाया कर और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग ली। और इस तरह शिल्पा एक बार फिर राधा और उसकी माँ को नीचा दिखाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों को एक एक बेटी होती है। कुछ समय के बाद 1.25 महीने का फंक्शन था। राधा और शिल्पा अपने अपने घर वालों को बुलाती हैं। तब शिल्पा के पिताजी पहली बार राधा से मिलते हैं। वो राधा को देखते ही पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम तो किशन लाल की बेटी हो ना? हाँ अंकल, मेरे पिताजी का नाम किशन लाल था। मैंने आपको शादी में देख लिया था और पहचान भी लिया था। आप पिताजी के दोस्त है ना? और शिल्पा आपकी बेटी। हाँ बेटा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारे पिताजी के कारण ही हूँ। एक समय में मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था मुझे, और तुम्हारे पिताजी अगर मुझे उस समय में अपने खेत बेचकर मुझे पैसे नहीं देते तो शायद मैं बर्बाद होकर सड़क पर आ चुका होता और आज हमारी ये शान नहीं होती। ये जो भी शान और शौकत है वो सब तुम्हारे पिताजी की दी हुई है। ये बात सुनकर राधा मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ शिल्पा और उसकी माँ को ये सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और शिल्पा कहती है, जेठानी जी, आप सब कुछ जानती थी तो अगर आप चाहती तो मेरे तानों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और हमेशा चुप रही। शिल्पा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और छोटी बहन की गलतियों को माफ किया जाता है, ना कि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आज के बाद मैं कभी भी अपने अमीर होने का घमंड नहीं करूंगी और हमेशा आपसे मिलकर रहूंगी। शिल्पा की माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो भी राधा और उसकी माँ से माफी मांगती है। इस तरह दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। गायत्री की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं। जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है, ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयों और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना ये, आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी, लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं।
अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं, मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा, तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वही गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। ये सुनकर गायत्री खुश होती है। अब वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था, तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती हैं। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती। खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है। कोई जरूरत नहीं है माँ ये सब नाटक करने की, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आई हैं 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ खुशी खुशी रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।